Bismillahirrahmanirrahim. Hi, welcome to Literature Side. This is your host Fozia Walid, and you are watching my channel Literature Side. Today we will discuss the poem Tiger. This is the most famous and the most impressive and very very important poem of विलियम ब्लेक. और हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में विलियम ब्लेक की जो पोइट्री है इसमें हमें टोटल 10 जो हैं पोइम्स को रेडी करना है. विलियम ब्लेक पोइट की पोइट्री में से 10 पोइम्स को हमने रेडी करना है ग्रेजुअली. इंशाल्लाह ताला वी विल डू कंप्लीट एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको इस वीक में ये विलियम ब्लेक को कवर करवा दूं और फिर हम इसके बाद जो है नेक्स्ट पोइट को शुरू करेंगे जी. तो फिर अगेन छोटा सा सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस क्या है और सॉन्ग ऑफ जो है इनोसेंस क्या है. इनोसेंस का मतलब आपको बताया था, आपने अपनी पेपर में जब आप राइटिंग करें तो ज़रूर लिखिएगा, डिफाइन कीजिएगा कि इनोसेंस की डेफिनेशन क्या है. दिस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम सिन एंड गिल्ट. और एक्सपीरियंस में क्या होता है? एक्सपीरियंस में आता है कि आप जब एक काम को करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं, उसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं, उसको जब आप खुद उसको उसमें से गुजरते हैं तो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं. तो आप में क्या आता है? आप में एक्सपीरियंस करने से आप में मैच्योरिटी आती है. आप में तो ये जो है सॉन्ग ऑफ जो ये टाइगर जो है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है. सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस इज अ पोइट्री कलेक्शन ऑफ 26 पोइम्स फॉर्मिंग अ सेकंड पार्ट ऑफ ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो कि 1794 में पब्लिश हुए थे. और जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस हैं वो 1789 में हुए थे. ये कब हुए थे एक्सपीरियंस? 1794 में. तो एक दूसरे इसमें जो है कंपेयर और कंट्रास्ट जो है इन दोनों पोइम्स का आपको मिलेगा. टाइगर का जो है आपको ये जेक्स्टापोज जो है वो मिलेगा द लैम्ब में. इसी तरह हॉलीडे थर्सडे 1 और हॉलीडे थर्सडे 2 में जो है उसमें भी आपको कंट्रास्ट मिलेगा, क्योंकि इन पोइम्स में जो हैं विलियम ब्लेक जो पोइट हैं इन्होंने इसमें इंसान की रूह के दोनों जो साइड्स कह लें हम दिखाई हैं, और जो हैं या फिर कह लें कि सोसाइटी के या ज़माने के इंसान के दोनों रुख दिखाए हैं. ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं द टाइगर को. और फिर द टाइगर को डिस्कस करने से पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें थोड़ी सी लिटिल वी हैव टू नो, वी हैव टू डिस्कस द बायोग्राफी ऑफ आवर पोएट विलियम ब्लेक. इनके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लें ताकि फिर जब भी आप जो अपना अगर ये एग्ज़ाम में ऑफ कोर्स आपने लिखने हैं और इट गिव्स यू पॉइंट. और इसके अलावा ये है कि फिर वही बात कि इनके पॉइंट्स अपने पोइट के और उसकी पोइट्री को जानने का मौका मिलता है इन पॉइंट्स के थ्रू. ठीक है, इनकी बायोग्राफी जब तक आपको पता नहीं होगी हमें बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि ये टेक्स्ट लाइन जो हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग दिया जाएगा, इसकी कैसे इंटरप्रिटेशन की जाए. तो विलियम ब्लेक जो हैं 18th सेंचुरी के पोइट हैं और जो हैं रोमांटिक पोइट हैं. रोमांटिक पोइट में मैंने आपको फिर बताया था, रोमांटिक पोइट अपनी पोइट्री में जो हैं सब्जेक्टिविटी दिखाते हैं, नेचर से मोहब्बत दिखाते हैं, और इसके अलावा इनका जो एम्फसिस होता है वो ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी. इट एम्फसिस ऑन नेचर, ब्यूटी, प्योरिटी ऑफ नेचर and focuses on emotions, feelings and love for supernatural. रोमांटिक पोइट जो हैं उनकी पोइट्री में तो सुपर नेचुरल एलिमेंट भी मिलेंगे, मिथ भी आपको मिलेगी. इसके अलावा जो हैं जो हमारे पोइट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो विलियम ब्लेक हैं इनकी इंटरेस्ट भी जो है नेचर में, इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड लव फॉर लिबर्टी, फ्रीडम. ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के हक में थे और फ्रीडम को, लिबर्टी को पसंद करते हैं. और वो कहते हैं कि इंसान जिस तरह जो है आज़ाद पैदा हुआ था तो उसको आज़ाद ही रहना चाहिए, बिल्कुल स्लेव नहीं बनना चाहिए. तो
इनकी बायोग्राफी के बाद अब हम इनकी पोएम को टाइगर को आज जो है डिस्कस करते हैं। द टाइगर, इसका जो है द टाइगर जो है इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑन 6 स्टेंजास, और ये एक आप जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये इसका स्टेंजा नंबर 1 में ही लाइन बाय लाइन हम और टेक्स्ट इसके को पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ थोड़ा सा इसका जो है क्रिटिकली इसको एनालिसिस इसका किया जाएगा, ताकि आपको इसके कुछ लिटरेरी टर्म्स को भी जानने का मौका मिलेगा। टाइगर टाइगर बर्निंग बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, what immortal hand or eye could frame thy hair fearful symmetry। अच्छा, तो ये देखिए स्टेंजा नंबर 1 है कि इसमें क्या बताया गया। टाइगर यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं थर्ड पर्सन बनकर थर्ड पर्सन बात कर रहे हैं, स्पीकर जो पोएट है पूछ रहे हैं डायरेक्टली कि क्या कह रहे हैं कि हियर इन एक्चुअली इन स्टैंजा नंबर 1 स्पीकर इज़ वेरी एस्टोनिश्ड एंड फियरफुल, और कॉन्स्टेंटली वो जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे हैं। रिटोरिकल टेक्निक लिटरेरी टर्म यूज़ की गई है, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसका मतलब है रिटोरिकल टेक्निक है। अच्छा, टाइगर टाइगर सेम एक वर्ड टाइगर को और फिर अगेन उसको टाइगर को रिपीट किया गया है, जिसका मतलब है रेपिटेशन। अच्छा, कि इधर कौन सी टर्म यूज हुई है, रेपिटेशन यूज हुई है। और टाइगर की आप स्पेलिंग देखिए, ओल्ड इंग्लिश है TYGER लिखा हुआ है, जबकि अभी जो है न्यू इंग्लिश में TIGER लिखा जाता है। अच्छा, तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट कहा गया है कि बर्निंग ब्राइट कि ओ टाइगर तुम्हारी ये जो आंखें हैं बर्निंग ब्राइट, तुम इतने बर्निंग ब्राइट कि तुम इतने रोशन और इतने क्या कहते हैं तेज रोशनी देने वाले हो इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यानी कि फॉरेस्ट में भी जंगल में भी रात के वक्त में भी तुम इतना चमक रहे हो। यहाँ पे ये फर्स्ट जो 2 लाइंस है ना, इसमें पता है एक्चुअली सिंबॉलिकली यूज किया गया। फॉरेस्ट जो है ना, ये बात बताई, फॉरेस्ट इधर यूज किया गया है इसको एज फॉल्स सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आप कह सकते हैं, करप्टेड सोशल कन्वेंशंस भी कह सकते हैं। तो नाइट का मतलब इट स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस। लेकिन अच्छा, पहले इसका मतलब क्या कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट कि ओ टाइगर तुम इतना चमक रहे हो, क्योंकि वो जो टाइगर है उसकी जो वो जो स्किन होती है, फर होती है, वो ऑरेंज और कलर की होती है, तो वो इसलिए उसको आग के साथ तशबीह दी गई है और कहा गया कि इन द फॉरेस्ट, और वो भी रात के वक्त, वो भी जंगल में जो है बजाय ना कि अंधेरे में तुम ना नजर आओ, लेकिन जंगल में, कमरा नहीं कहा गया, जंगल कहा गया है, जहाँ पे एक चीज को ढूंढना तलाश करना मुश्किल है, तो उधर तुम इतने चमक रहे हो। यहाँ पे अगर ये तो इसकी एक सादा सी एक जो है लाइन की जो है उर्दू ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर हम जो पोएट है ना वो अपारेंटली उसका मतलब को छोड़ देता है, लेकिन उसके जो दूसरे मीनिंग है ना, जो हिडन मीनिंग्स होते हैं, वो इंटरप्रिटेशन आप जब करें तो आपको पता लगेगा कि इसके मीनिंग क्या दिए जा रहे हैं। रेवोल्यूशनरी और रिफॉर्मर हैं ये हमारे पोइट जो हैं विलियम ब्लेक। तो यहाँ पे वो फॉरेस्ट, यहाँ पे वो हम कह सकते हैं कि वो इग्नोरेंस बता रहे हैं अपनी सोसाइटी की उस वक़्त की गवर्नर्स की, या क्लर्जी यानी कि प्रीस्ट की, या चर्च की, और फॉरेस्ट यानी करप्शन, यानी कि सोशल कन्वेंशंस और जो सोशल फॉल्स सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, यानी जो जैसे कि हमने चिमनी स्वीपर में पढ़ा सॉरी, कि वो चैरिटी के नाम पे ऑर्फन एज के बच्चों को, यतीम बच्चों को, पुअर बच्चों को ले जाके पैसे वसूल कर रहे हैं, चर्च भर रहे हैं, और मनार्क जो है वो नोबल, ये सब, और बिजनेसमैन, यही तब जो 3 वहाँ पे जो तबके थे, अमीर अमीर
तरीन होता जा रहा था, गरीब गरीब तरीन होता जा रहा था। तो ये इस चीज़ को भी जो है बताते हैं यहाँ पे। ये जो आगे है, What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? यानी what immortal, immortal का मतलब होता है लाफानी, हैंड हाथ और आंख। वो कौन से हाथ होंगे? रिटोरिकल टेक्निक यूज करते हुए ब्लेक पोइट जो है एस्टोनिश, हैरान हैं, सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं वो कौन से हाथ थे इमोर्टल हैंड और आई जिन्होंने तुम्हारे हाथ यानी पंजे इतने दहशतनाक खौफनाक, जो कि चीर फाड़ के बीस्ट है ना, जानवर, ये दरिंदा तुम्हारे हाथ किसने बनाए जो कि अगले बंदे को चीर फाड़ के खा जाते हैं, और आंखें इतनी खौफनाक के अंधेरे जंगल में भी चमकती हैं, और ऑफ कोर्स ये एक दहशत का अंसर देती हैं। कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, कुड फ्रेम यानी वो कौन सा सांचा था जिसमें फ्रेम किया होगा, यानी कि इसको टाइगर को बनाया गया होगा। दाई यानी कि योर, दाई पुरानी इंग्लिश है, अभी इसको कहते हैं योर फियरफुल सिमेट्री, कि तुम्हें बनाया होगा, तुम्हारी ये फियरफुल, तुम्हारी ये खौफनाक शक्ल बनाई होगी, ये कौन से हाथ थे। तो यहाँ पर क्या बताया गया स्टैंजा नंबर 1 में, स्पीकर जो हैं वो खुद भी एस्टोनिश्ड हैं, फियरफुल हैं और कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन कर रहे हैं, और सिंबॉलिक पोएम है। और सिंबॉलिक ये जो पोइट हमारे विलियम ब्लेक हैं, अपनी पोइम्स में बहुत सिमिलीज यूज़ करते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट यूज़ करते हैं, और नेचर से लव है, रोमांटिक पोइट है। ये फिर वही पॉइंट, इसीलिए इनको याद रखें, टेक्स्ट को समझने में आसानी होती है। अच्छा, इट इंडिकेट्स दैट डबल पोटेंशियल इज एनी ह्यूमन बीइंग एज वेल। हमें ये भी बताया जाएगा कि ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और में लैम्ब का जिक्र किया गया, और ये जो है उसके कंपैरेटिवली बिल्कुल कंट्रास्ट पोएम है। यहाँ क्रूअलिटी, यहाँ पे आपको दहशत, खौफ, फियरफुल डिपिक्ट करते हैं ना एक मंजर को। तो बताया गया कि ये इंसान की जो रूह है ना, हर इंसान के अंदर भी जो है अच्छाई भी मौजूद है, बुराई भी मौजूद है। तो ये एक इस चीज़ की तरफ भी इशारा है। स्टेंजा नंबर 2 की तरफ आते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया इस पोएम में ऑलमोस्ट इट कंसिस्ट ऑन 6 स्टेंजास। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हैं इसमें 13 टाइम क्वेश्चन किया गया। क्या क्वेश्चन किया? रिटोरिकल जो टेक्निक है यूज़ की गई है, कि क्वेश्चन किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कैसे, क्यों, कौन से हाथ, किसने बनाया, कौन क्रिएटर, वो क्रिएटर कैसे बना सकता है जिसने लैम्प को इतनी खूबसूरत को और तुम्हें जैसे खौफनाक को भी बनाया, अच्छाई भी पैदा कर दी, बुराई भी पैदा कर दी, क्यों कर दी, क्या वजह हुई होगी। ये चले, स्टैंजा नंबर 2 है, in what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes, on what wings dare he aspire, what the hand dare seize the fire। जी, इसमें जो है स्टैंजा नंबर 2 में in this stanza mood of questioning is still there, और यहाँ पे जो है ना in what distant deeps और sky, अभी तक उसकी आंखों का ही अगर देखा जाए तो जिक्र हो रहा है कि ये डीप्स का मतलब इधर एक तो गहराई है, इसको समुंदर भी ले सकते हैं, और स्काई का मतलब आसमान है, लेकिन इधर डीप्स का मतलब ऑफ हेल और स्काइस का मतलब हीवन, यानी कि जहन्नुम से, जहन्नुम की गर्मी, आग, और स्काइज और आसमानों से, यानी कि कितने फासलों से लाकर आग तुम्हारी, बर्न्ट द फायर ऑफ दाइन आइज, तुम्हारी आंखों में ये आग भरी कि ये इतनी चमकती हैं कि अंधेरे जंगल में भी नजर आती हैं। दाइन आइज यानी तुम्हारी आंखें, योर आइज, दाइन इंग्लिश पुरानी इंग्लिश है। तो बताया क्या गया है कि यहाँ पे ही ये बताया गया कि वो कौन से जो हैं हेल, आसमानों से कितनी फासलों से जाके, जहन्नुम से जाके आग रोशनी ला के तुम्हारी आंखों में भरी, और तुम्हारी आंखें इस कदर चमकदार हैं और खौफनाक हैं कि जैसे आप कैट को देखें तो वो अंधेरे में देखें तो आप एक दफ़ा डर जाएंगे
क्योंकि वो लाइट उसकी आंखों से जो निकलती है आप खौफज़दा हो जाते हैं, ऑफ कोर्स फियरफुल एक मीन इम्पैक्ट देता है। इसी तरह इस तरह ये बात बताई गई है, एंड ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर। यहाँ पे बताया गया है वो किसको इतनी जरूरत हुई होगी कि ही एस्पायर। ही जो है ना इधर, ये एक्चुअली नो डाउट कि ये गॉड को यानी क्रिएटर को बोला जा रहा है कि किसने उठाया था। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, किसके हाथों में इतनी जरूरत हो सकती है या होगी जिसने उठाया होगी ये आग इतने फासलों से और तुम्हें बनाया होगा अपने हाथों से। तो यहाँ पे हमें जो है हमने फिर देखा कि कंटिन्यूसली रिटोरिकल टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है और अल्लाह की गॉड की बनाई हुई इस मखलूक को ऑफ कोर्स जो बड़ी फियरफुल है एज कंपेयर लैम्ब, वो डिस्कस किया जा रहा है कि जिस ने वो बनाया और तुम्हें भी। यहाँ पे जो है ना ये आप देखेंगे स्टैंजा नंबर 3 में कि देखेंगे कि in this tense a mode of questioning is continuously in process। अच्छा यहाँ पे अब क्या बताया जाता है, एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द स्नीज ऑफ दाई हार्ट। वो यहाँ पे जो है जो पोएट हैं वो फिर वही बात कर रहे हैं कि वो कौन से कंधे होंगे और वो कौन सी आर्ट। आर्ट जो है ना इधर शोल्डर जो है ना वो डिस्क्राइब करता है व्हाट काइंड ऑफ बॉडीली स्ट्रेंथ कुड क्रिएट द टाइगर। कौन बना सकता है इसको टाइगर को। एंड वर्ड जो ये आर्ट का वर्ड जो लिया गया है ना, ये एक्चुअली इंडिकेट्स करता है स्किल को, दैट the the skill that could put the tiger together। कौन सी इतने फनकाराना हाथ होंगे जिसने तुम्हें जो है जोड़ा होगा, बनाया होगा। ठीक है, यानी तुम्हें जोड़ा होगा यानी कि तुम्हें बनाया होगा। यहाँ पे जो है ना ये बात फिर हो रही है कौन सी आर्ट थी, वो कौन सा फनकार था जिसने तुम्हारे स्नीज ऑफ द, ये जो स्न्यूज है ना ये मसल्स को कहते हैं, यानी जिसने तुम्हारे मसल्स को ट्विस्ट किया होगा जोड़ जोड़ के और तुम्हारा ये दिल बनाया होगा। और दिल कौन सा इतना खौफनाक जो कि किसी को चीरने फाड़ने में अपनी दरिंदगी दिखाने में देर नहीं करता। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारा ही हार्ट जो है धड़कना शुरू हुआ होगा, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, और कौन है जिसने तुम्हारे ड्रेड हैंड इतने खौफनाक पंजे जो कि चीर कर देते हैं अपने शिकार को, एंड व्हाट ड्रेड फीट, और तुम्हारी इतने खौफनाक पाँव जो कि तेजी के साथ बढ़ते हैं और शिकार पर काबू पाते हैं। ये कौन है, ये कौन कौन हो सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे गॉड को ये जो है इनकी पोइट की एक कैपेबिलिटी है कि वो आपको यहाँ पे ड्रामेटिकली देखें, हमारे सामने एक उसकी पिक्चर बन जाती है उसकी टाइगर की, और ये इनकी एक ऑफ कोर्स क्वालिटी है इनके काम की, इनकी पोइट्री की। अच्छा, यहाँ स्टैंजा नंबर 4 में है व्हाट द हैमर व्हाट द चेन in what furnace was thy brain, what the anvil, what dread grasp, dare its deadly terrors clasp। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेंजा नंबर 4 है, मेटाफोरिकली यूज ऑफ ब्लैक स्मिथ, लोहार का जिक्र किया गया है मेटाफोरिकली, उसका मेटाफर यूज किया गया। ये हैमर यानी कि वो हथौड़ा, फर्नेस भट्टी जहाँ आग जलती है, और चेन यानी कि लोहा या चेन ही समझ ले कि जैसे लोहार एक चेन को बनाने के लिए वो एनविल, वो व्हाट द एनविल, ये जो सारे टूल्स हैं ना ये लोहार के हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसे एक लोहार ब्लैक स्मिथ जो है वो एक चेन बनाने में या लोहे का कोई भी एक टूल वो उसको बनाने में ऑब्जेक्ट को ये अपने टूल्स यूज करता है, तो वो एनविल, एनविल क्या होता है कि वो ये जब लोहार एक लोहे का बहुत भारी
पत्थर तो नहीं कहेंगे ऑफ कोर्स, लोहे का वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है, उसके ऊपर रख के तो हैमर से थोड़े से ज़रब लगाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हैमर जैसे कि लोहार है, वो अपना ये भट्टी में चलाता है अपनी उस ऑब्जेक्ट को शेप देने के लिए, या किसको शेप देने के लिए, उसको अपने ऑब्जेक्ट को शेप देने के लिए वो उसके ऊपर हैमर से ज़रबें लगाता है, और उसके बाद उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसको शेप देने के लिए भट्टी में जो है सुलगाता है, फिर जाकर कहीं उसकी जो है शेप बनती है, वो एक शक्ल इख्तियार करती है उसकी, उसने जो कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो या जो कोई उसने ऑब्जेक्ट सोचा हो, किसने ब्लैक स्मिथ मेटाफोरिकली यूज़ किया गया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि तुम्हें बनाने में वो कौन सी भट्टी तैयार हुई होगी, वो कौन सी ज़रबे, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए होंगे कि जो कि जिससे तुम्हारी क्रिएशन हुई है, तुम तैयार हुए। एक्चुअली दीज लाइन्स आल्सो कंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट द क्रिएशन ऑफ द टाइगर, वन कैन इजीली अंडरस्टैंड द मेटाफोरिकल यूज़ ऑफ ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ पे उसके साथ जो मेटाफोरिकली यूज़ किया गया लोहार को, और इसमें फिर यही बताया गया कि जिस तरह वो अपने ऑब्जेक्ट को सुलगाता है, ज़रबे लगाता है, टूल यूज़ करता है, तुम्हें बनाने में कौन से टूल यूज़ हुए होंगे, और फिर जाकर व्हाट ड्रेड क्रैब्स डेयर इट डेडली टेरर्स क्लैब्स, और वो कौन से हाथों में इतनी जुर्रत होगी जिसने तुम्हारे खौफनाक जिस्म को पकड़ने की या क्या कहते हैं सांचे में डालने की जुर्रत की होगी। जी, तो स्टेंजा नंबर 5 की तरफ आते हैं, जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें और भी बहुत सी पॉइंट्स को कवर करना है, और मेरी कोशिश है कि ये इस वीक में कंप्लीट हो जाए ताकि फिर हम अपने बाकी पोइट्री को भी और पोइट्स को भी डिस्कस करें। स्टेंजा नंबर 5 की तरफ आते हैं। स्टेंजा नंबर 5 में जो है स्टेंजा नंबर 5 है, when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं कि यहाँ पे देखें, आपको इधर बिब्लिकल रेफरेंस भी मिलेगा उसका, इनकी इन 4 लाइंस में, इस स्टेंजा में, कि व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन, ये ना मिल्टन से भी इंस्पायर थे जो हैं विलियम ब्लेक हमारे पोइट, और शेक्सपियर से भी इन्फ्लुएंस थे, लेकिन यहाँ पे मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट पार्ट 1 में कंप्लीट की है ना, यहाँ पे उसका जिक्र हो रहा है। वो जिस तरह उसमें मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में शैतान जो है सैटन, उसने एडम और ईव को बहकाने के बाद जन्नत से निकाला गया और अपने फॉलोअर्स के साथ अपने कुछ एंजल्स जो कि उसके साथी थे सैटन के, वो रेबिलियन, वो भी रेबल हुए और वो ज़मीन पे गिराए गए ना, तो जो गॉड है और जो बाकी के एंजल्स ऊपर थे हेवन में, तो उन्होंने क्या किए थे, उनके ऊपर अपने तीर फेंके थे। ये वो सैटन का जिक्र है, उसके मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का इधर रेफरेंस दिया गया है। तो उन्होंने ना तीर फेंके थे, और ना ये जो है तीर फेंके थे, एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, जो वाटर एंड वाटर्ड हेवन विद टीयर्स, और वाटर्ड हेवन, जन्नत जो है ना वो वाटरी हो गई थी, आंसुओं से भर गई थी, विद टीयर, आंसू से, किसके आंसू से, वो जो एंजल्स ऊपर थे ना वो रो पड़े, उन्होंने इतना रोए कि उन्होंने हेवन भर दी। क्यों, किस लिए रो रहे थे, वो इसलिए रो रहे थे कि उनके एंजल्स साथियों भी रेबल हुए और इस सैटन के साथ जो हैं वो जन्नत से निकाल के ज़मीन पे यानी फेंके गए, निकाले गए, तो वो उस चीज़ पे उनको दुख हुआ और हेवन को रो रो के भर दिया। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही, इधर ही किसको बताया जा रहा है, ही गॉड को, क्रिएटर को कहा गया है कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की जो लूसीफर है ना, जब लूसीफर को निकाला गया शैतान को, तो वो
and that time Lucifer he became enraged and rebelled against God and his angel. तो उसने पता क्या किया, उसने ना स्पीच तैयार की, उसने कहा, स्पीच तैयार की और उसने कहा अपने साथियों को कि ये क्या, हम इधर घिरे पड़े हैं, चलो उठो मुकाबला करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि बुराई यानी कि सैटन बनाने वाला कौन था, वही खुदा है। और जिसने मासूमियत यानी कि लैम्प का भी इधर लास्ट लाइन में एज अ सिंबल उसको यूज किया गया है कि जिसने इतनी खूबसूरत लैम्प, यानी इसने सिंबल ऑफ इनोसेंस है ना, लव मीक एंड अनएबल ऑफ डूइंग रॉन्ग और हार्म comparatively tiger, तो is not comparatively tiger is not perfect and pure। तो यहाँ पे बताया गया कि जिसने इतनी खूबसूरत मखलूक बनाई, इतनी सॉफ्ट, खूबसूरत, प्योर और लवेबल, वो टाइगर को भी बना सकता है, यानी कि सैटन को भी बनाया। लैम्प इधर एक्चुअली वो लैम्प जो है वो गॉड को रिजेंबल किया जाता है ना, यानी कि अच्छाई को, ठीक है। और बताया गया है जिस तरह डिवाइन द डिवाइन इमेज में मर्सी, पिटी, पीस एंड लव है, तो यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रेरी स्टेट बताई गई है। जैसे आपको बताया था कि विलियम ब्लेक का कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने उसकी बुक्स लिखी, तो ये जो है टाइगर जो है ना, ये लैम्प की सिस्टर पोइम भी कह लें या उसको क्या कहते हैं कंट्रास्ट पोइम कह लें। तो इसमें क्या है कि वहाँ पे डिवाइन इमेज में जैसे क्रूअलिटी, सॉरी, डिवाइन इमेज 1 में जैसे मर्सी, पिटी, पीस, लव दिखाया गया, डिवाइन इमेज 2 में क्रूअलिटी, हाइपोक्रेसी और ये बाकी की बुराइयां बताई गई। इसी तरह लैम्ब एक मासूमियत और गॉड के साथ रिजेंबल किया गया, ठीक है। और इनोसेंट, प्योर, पाक, साफ, नरम दिल, बिल्कुल किसी को हार्मफुल नहीं है किसी के लिए। तो टाइगर को सैटन के साथ किया गया कि शैतान, दरिंदा, बीस्ट, दिल नहीं है ये चीज। अच्छा, स्टेंजा नंबर लास्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू एंड वी विल ग्रेजुअली inshallah cover our all points। सो स्टेंजा नंबर 6 की तरफ आते हैं जी। स्टेंजा नंबर इज 6 अबाउट, दिस इज द लास्ट स्टेंजा। और ये जो लास्ट स्टेंजा है ना, ये पहले वाला स्टेंजा ही रिपीट हुआ है, लेकिन इधर सिर्फ एक लफ्ज का, एक वर्ड का फर्क है। वो क्या है, डियर, लास्ट लाइन में DARE, जो डियर है लास्ट वर्ड सिर्फ ये चेंज है, बाकी द स्टिंग जो 6 स्टेंजा है is the same as the first stanza of the poem, and the repetition of the word is again there. You can see tiger, tiger burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful cemetery? टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि टाइगर, टाइगर रेपिटेशन के तौर पे यूज हुआ है। और इधर यही बताया गया कि गॉड इज पावरफुल एनफ टू क्रिएट अ क्रिएचर लाइक अ टाइगर, but God would even dare to create a creature so terrifying? Can we ask, would he dare create the tiger with free will? इतना, यानी जिस गॉड ने लैम्प बनाया, ये टाइगर भी उसने बनाया। वाई, हु हु क्रिएटेड द टाइगर, हु क्रिएटेड द लैम्प? ये बताया क्या गया है कि गॉड न्यू what he was doing and made the tiger to be free so that we would live happily। अच्छाई बुराई जो है ये इस ज़माने में साथ साथ है। जैसे विलियम ब्लेक जो हैं उन्होंने बताया है कि जॉय एंड वू आर वुमेन फाइन, ये खुशी गम जो है ना ये एक दूसरे के साथ बुने हुए हैं, अ क्लोथिंग फॉर द सोल डिवाइन, और ये एक इंसान की फितरत का हिस्सा हैं और अल्लाह ताला ने डिवाइन ने इसको इनको साथ जोड़ा हुआ है। अंडर एवरी ग्रीफ एंड पाइन रन्स अ जॉय विद सिल्क एंड ट्वाइन, और ये दुख तकलीफें ये सिल्क जिस तरह नहीं जोड़ी होती है, इसी तरह ये भी जुड़ी हुई है, इनको अलग नहीं किया सकता। और जब हमें ये चीज़ पता लग जाती है हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने में आसानी होती है। तो ये 6 points we have discovered, 6 stanza alhamdulillah we have completed, and thank you very much for watching, and do subscribe
and give your feedback. If you have more points, do discuss with me. I'm waiting for your reply. Thank you very much. Stay blessed. Bye.